जय श्री कृष्णा हिंदी कहानी का शीर्षक है मायके आई बेटियां ने मां पर अत्याचार होते देख भाई भाभी को सिखाया ऐसा सबक। जानिए इस कहानी में। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अचानक पीहर पहुंची बेटियों ने भाभी को मां पर अत्याचार करते देखा तो बेटियों ने भाभी भाई को सिखाया ऐसा सबक कि दोनों के होश ठिकाने आ गए। प्रेमा जी और महेश जी मुंबई की एक छोटे से घर में रहते थे। वहां उन्होंने एक चाय की दुकान खोल रखी थी। उसी से उनका जीवन यापन होता था। उनके दो बेटी और एक बेटा था। उन्होंने अपने बेटे और बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं की थी और प्रेमा जी ने भी अपने पति की मदद सिलाई का काम करके की थी। जब बेटी शादी करने लायक हुई तो उन्होंने अपनी बेटियों की शादी अच्छी जगह कर दी, लेकिन जैसे ही बेटे की शादी हुई उनकी हालत भी बद से बदतर हो गई। बेटा कोई काम नहीं करता था और अभी महेश जी को ही पूरे परिवार का खर्च उठाना पड़ता था। एक रात जब वह अपनी दुकान से घर आ रहे थे तो तेजी से आते हुए ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और तुरंत ही उनकी मौत हो गई। उसी दिन के बाद से प्रेमा जी को अपना होश नहीं रहता था। पति के जाने का दुख प्रेमी जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दिन रात अपने कमरे में अकेले बैठी बैठी आंसू बहाती रहती थी। ना जाने कितने दिनों से बिना खाए पिए ही अपने पति की तस्वीर को अपने हाथ में लिए बैठी रहती थी। उधर ससुर के मरते ही रीना ने सारा घर अपनी मुट्ठी में कर लिया और बेटे ने पिता की चाय की दुकान हड़प ली। लेकिन जाने से पहले महेश जी ने एक अच्छा काम किया था जो इसके बारे में बस उनकी बेटियों को ही पता था। गौरी उनकी छोटी बेटी थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। एक शाम को प्रेमा जी अपने बिस्तर पर लेटी थी कि तभी उनका पोता जय एक प्लेट में मैगी खाता हुआ और फोन चलाता हुआ आता है। जय अपनी दादी के पास बैठकर उनसे खाने के लिए पूछता है। आज पता नहीं कितना समय गुजर गया प्रेमा जी को ऐसा खाना खाए हुए, शायद उन्हें खुद को भी याद नहीं। जब को मैगी खाता देखकर उनके मुंह में पानी तो आया पर वह एक भी चम्मच खाने से डर रही थी। जय बार बार कह रहा था, लो ना दादी, एक तो ले लो, बहुत ही टेस्टी बनी है। मगर प्रेमा जी जय से मना किए जा रही थी तो इस पर जय उनके मुंह में जबरदस्ती एक चम्मच मैगी डाल देता है। प्रेमा जी आंखें बंद करके मैगी का स्वाद ले रही थी। तभी किसी ने उनके बाल पकड़ लिए। जब प्रेमा जी ने आंखें खोली तो रीना उनके बाल को पकड़कर खड़ी हुई थी और बगल से जय भी डर के मारे भाग गया। रीना प्रेमा जी के बाल को पकड़कर उन्हें बिस्तर से धक्का देते हुए बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से मैगी छीन कर खाने की? अरे इतना भी क्या चटोरापन कि एक छोटे से बच्चे का खाना भी तू चोरी करके खा रही थी। तेरी इस चटोरी जीभ के चक्कर में कहीं तू बीमार पड़ गई तो इसका बिल क्या तेरा मरा हुआ पति भरेगा? प्रेमा जी डरते हुए लड़खड़ाती सी आवाज में बोली, बेटा मैंने नहीं छीना, वह तो जय ने खुद मेरे मुंह में डाल दिया था। मुझे मत मारो बहू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आगे से मैं नहीं खाऊंगी। बस एक चम्मच ही खाया था कि प्रेमा जी रोते रोते कहती जा रही थी। लेकिन बहू ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें मारती ही जा रही थी और बोली, बुढ़िया एक तो कब से मेरी छाती पर दाल दल रही है, ऊपर से मेरे बताए नियम भी तोड़ रही है। आज जो तेरी सारी हड्डियों को ना तोड़ा तो मेरा नाम भी रीना नहीं। और बहुत ही निर्दयता से प्रेमा जी को रोना पीटे जा रही थी। जब पीटते पीटते रीना का गुस्सा शांत हो गया तब वह प्रेमा जी से कहती है, आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा बूढ़ी। अब चख मैगी के स्वाद को। रीना की मार से प्रेमा जी बेहोश होकर बहुत देर तक वहीं जमीन पर पड़ी रही। करीब 1 घंटे के बाद जय डरते डरते आया और अपनी दादी को एक गिलास पानी पिलाया।
तब जाकर उन्हें होश आया, लेकिन उसे भी रीना ने इतना डरा रखा था कि अगर उसे दादी के पास देख ले तो उसे भी कमरे में बंद करके बहुत मारती थी। उसने तुरंत पानी पिलाया और वहां से अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद प्रेमा जी लड़खड़ाते हुए उठी और अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती हैं। वह पूरे दिन बस बाहर आंगन में ही पड़ी रहती थी, या तो कोई काम करती थी या तो अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, घर के अंदर उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। वह आंगन में पड़ी पड़ी अपने में ही बातें किया करती थी। उनका बेटा मोहन अपने पापा की बनी हुई चाय की दुकान को चलाता था। ना जाने कितनी बार माँ के पास से निकलता था, पर कभी भी अपनी माँ से उनका हालचाल भी नहीं पूछता था। वहीं रीना की बात करें तो वह प्रेमा जी की आवभगत तभी करती थी जब उनकी दोनों ननदें वहां आया करती थीं। उनके सामने वह कि प्रेमा जी से बड़े अच्छे से पेश आती थी, पर बेटियां जब अपने घर चली जाती थी तो सारी सेवा रीना वसूल करती थी। प्रेमा जी ने कई बार सोचा कि बेटियों को रीना और मोहन की असलियत बता दें, पर फिर वही यही सोचकर डर जाती कि कहीं ऐसा करने से रीना उसे घर से ही ना निकाल दे। फिर वह जाकर बेटियों के सर पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। वह दोनों तो वैसे भी अपने ससुराल वालों पर आश्रित हैं। एक दिन सुबह की बात है कि प्रेमा जी को खबर मिलती है कि उनकी छोटी बेटी गौरी आने वाली है, तो प्रेमा जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता और सोचती हैं चलो आज 1 साल बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, क्योंकि गौरी 1 साल पहले आई थी। वहीं पर रीना गुस्से से बड़बड़ा रही थी और कह रही थी इनके पास और कोई काम धंधा नहीं है जो बार बार मुंह उठाकर आ जाती हैं। अब उनके साथ इस बुढ़िया की भी सेवा करो। मेरा बस चलता तो इस बुढ़िया को जहर दे दूं, ना काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। जब गौरी घर पर आई, गौरी के आने का समय शाम का था, पर वह जल्दी ही आ गई और उसकी खबर उसने पहले से ही अपने भैया भाभी को नहीं दी, क्योंकि वह जल्दी आकर सबको चौंकाना चाहती थी। लेकिन गौरी ने जैसे ही घर में कदम रखा, अपनी माँ को देख उसके आंखों में आंसू आ गए। गौरी ने भी समय की नजाकत को समझा, क्योंकि वह जिस मकसद से यहाँ माँ के पास आई थी वह उसे अभी खोलना नहीं चाहती थी। आखिर माँ की जिंदगी का सवाल था। अब उम्र भी काफी हो गई है ना। मैं बातों ही बातों में एक बात करना भूल गई भाभी, कल दिशा दीदी भी आ रही हैं। वह क्या है ना, पापा ने हम तीनों भाई बहनों के नाम पर एक प्रॉपर्टी रखी है, जो अब हम चाहते हैं कि सारा कुछ भैया के नाम कर दें। जब पापा की जिम्मेदारी भैया ने उठाई और माँ की अभी भी उठा रहे हैं, तो फिर उनकी जायदाद में उन्हीं को सारा हिस्सा मिलना चाहिए ना। गौरी ने रीना को अपने जाल में लपेटते हुए कहा। ये सुनकर रीना के तो मन में लड्डू फूटने लगे। चलो, इस बुढ़िया को इतने दिनों तक पालने का कुछ तो फल मिला। इधर प्रेमा जी गौरी की बातों से दुखी हो जाती हैं और सोचती हैं मेरी भोली बिटिया अपनी माँ की आंखों को काश एक बार पढ़ पाती और अपनी माँ का दर्द देख पाती, अपने भैया भाभी का असली और भयानक रूप देख पाती। मैं तो कुछ नहीं कह सकी। अगर इस बार भी चुप रह गई। प्रेमा जी चुप रहीं। उन्होंने गौरी को कुछ नहीं कहा। उसके बाद रात को सब खाना खा पी के सो जाते हैं। तभी रात में दबे पांव रीना प्रेमा जी को जगाकर बाहर आने के लिए कहती है। प्रेमा जी बिना कुछ कहे दबे पांव बहू के पीछे पीछे चली जाती हैं। रीना उनको रसोई में ले जाकर एक जोरदार लोहे की सरिया गरम करके उनके पैर पर मारते हुए बोली, बेटी क्या आ गई, बड़ा आराम फरमा रही हैं, और अगर तूने अपनी बेटी के सामने जुबान खोली तो बुढ़िया पता है ना तेरे साथ मैं फिर क्या करूंगी।
एक बार बस तेरी बेटियां अपना हिस्सा मेरे पति के नाम कर दें, फिर ये सारा ढोंग करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो इनका यहाँ आना जाना बंद ही कर दूंगी। उससे पहले जरा किसी भी बात की भनक लगी तो तेरी खैर नहीं। बुढ़िया, याद है ना पिछली बार की मार? उससे भी ज्यादा दाग होंगे तेरे शरीर पर। प्रेमा जी हाथ जोड़कर बोली। कुछ नहीं कहूंगी बहू, बस तू मुझे मारना बंद कर दे। प्रेमा जी ने अपने दर्द को अपने सीने में ही छुपा लिया। अक्सर जब बेटियां मायके जाती हैं तो माँ बेटी एक दूसरे उनसे बातें करके अपना दर्द हल्का कर लेती हैं, लेकिन यहाँ तो प्रेमा जी की हालत ऐसी थी कि वह अपना कोई भी दुख अपनी बेटी के साथ नहीं बांट पा रही थी और अंदर ही अंदर घुट रही थी। अगले दिन बड़ी बेटी दिशा भी आ जाती है तो उसे देखते ही रीना और भी ज्यादा खुश हो जाती है। शायद ये पहली बार हो रहा था कि ननदों के आने पर रीना इतनी खुश थी। प्रेमा जी जानती थी कि इन सब के बाद रीना उनके साथ और भी बुरी तरीके से पेश आएगी, पर वह चाहकर भी अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खाना खाने के बाद शाम को गौरी बोली, भैया कागज तो हमने हमारे पापा के वकील से बनवा लिया है, वह पेपर कल लेकर आएंगे। इतना सुनते ही प्रेमा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा अरे ये सब करने की क्या जरूरत है? पापा ने कुछ सोच समझ कर ही यह सब किया होगा। प्रेमा जी के मुंह से ये सुनते ही उनका बेटा मोहन और बहू रीना बड़ी बड़ी आंखें कर उन्हें घूरने लगे कि तभी गौरी कहती है, माँ पापा ने हम तीनों को हमेशा एक जैसा चाहा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, पर अब जब हम अपने घर में रच बस गए हैं फिर इन सब की हमें क्या जरूरत है? अपने दोनों बहन के मुंह से प्रॉपर्टी देने की बात सुनकर उसका भाई मोहन और उसकी पत्नी रीना बहुत खुश हो जाती है। वह सब जान रहे थे कि एक बार बहन अपने हिस्से की प्रॉपर्टी छोड़ दे, उसके बाद तो हमारा जैसा मन करेगा हम वैसा ही करेंगे। अगली सुबह दोनों बहनों ने रीना से कहा, भाभी हम माँ के लिए कुछ लेने बाजार जा रहे हैं, फिर पता नहीं कब आना होगा, इसलिए इस बार हम माँ को पूरा बंदोबस्त करके जाएंगे और 1 घंटे में वकील को साथ लेकर वापस आएंगे। उनके बाजार जाते ही रीना को पूरा मौका मिल जाता है प्रेमा जी पर अपनी भड़ास निकालने का। वह प्रेमा जी के पास हलवे की एक कटोरी लेकर आई और कहती, ले तेरे खाने के लिए कितनी बड़ी हलवे की कटोरी लेकर आई हूँ। ये कहकर वह नमक का डिब्बा उस हलवे की कटोरी में डाल देती है और कहती है, अब खा इसे, बहुत पकवान मांगती है ना तेरी जीभ, आज तेरी जीभ को सारे स्वाद चखाती हूँ। प्रेमा जी ने कहा, बहू मैं नमक नहीं खा सकती, अब तो तेरी बेटियां भी यहाँ नहीं हैं जो तुझे बचाएंगी। हाथ जोड़ते हुए रूंधे गले से प्रेमा जी ने कहा, बहू एक बार तूने मुझे जबरदस्ती खराब खाना खिला दिया था, जिसकी वजह से मैं 1 महीने तक बीमार रही, और अब इतना नमक से कहीं मैं मर जाऊं तो भी चलेगा, पर जो बच गई तो बहुत तड़पती रहूंगी। बस ऐसा जुल्म ना करो, मुझे जहर लाकर दे दो, मैं खाकर हमेशा के लिए यहाँ से तुमसे दूर हो जाऊंगी, पर ऐसे हर रोज मुझ पर अत्याचार मत करो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रीना ने कहा, जहर दे पाती तो कब का दे दिया होता, पर ये सब करके मुझे जेल नहीं जाना, पर जब तक तू जिंदा रहेगी मैं तेरा बुरा हाल करूंगी कि तू खुद ही तड़प तड़प कर मर जाएगी। रीना ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कहा और वह नमक वाला हलवा जबरदस्ती प्रेमा जी के मुंह में डाल रही थी कि तभी पीछे से दिशा और गौरी आकर रीना को धक्का देकर एक जोर का तमाचा मारकर प्रेमा जी से दूर कर देती हैं और गौरी लगातार कई थप्पड़ रीना को मारती चली जाती है। यह क्या कर रही हो तुम? गौरी से रीना ने गुस्से में कहा। क्यों भाभी, जो आप माँ के साथ करती हैं उसके आगे तो ये भी
कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो आपको जो सजा दी जाए वो भी कम है, गौरी ने कहा। तब पीछे से मोहन भी आ जाता है। तब रीना तुरंत कहती है, देखिए जी, आज ये छोटी होकर अपनी माँ जैसे भाभी पर हाथ उठा रही है। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए? इस घर में जब मैं आई थी यह कितनी छोटी थी, माँ बनकर इसका ख्याल रखा है, आज ये मुझ पर हाथ उठा रही है। मोहन ने कहा, ये क्या है गौरी, तुम लोग ये सब करने आई हो यहाँ? अब ये घर मेरा है और यहाँ पर सिर्फ मेरा और रीना का हुक्म चलेगा और हम लोग चाहते हैं कि तुम दोनों यहाँ कभी मत आना, हमारा घर। रीना ने आश्चर्य से पूछा, हाँ रीना, ये लोग अभी अभी मेरे दुकान पर वकील को लेकर पहुंचे थे मुझे से दस्तखत करवाने। उन लोगों ने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ना ही तुम्हें उनकी चापलूसी करने की जरूरत है और ना ही इस बुढ़िया को सताने से तुम्हें कोई रोक सकता है। जिसे दिक्कत है वह इस बुढ़िया को अपने साथ ले जाए, मोहन ने कहा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इन लोगों ने आपकी दुकान पर जाकर दस्तखत क्यों करवाया है और मुझे बाजार का कहकर गई थी, रीना ने कहा। तो इस बात पर दिशा और गौरी जोर जोर से हंस पड़ी और फिर दिशा बोली कि जो भी कहो भाभी, आपका दिमाग सच में भैया से भी तेज है, इसलिए हमने दुकान में जाकर दस्तखत किए ताकि हमारा प्लान कामयाब हो जाए। यहाँ घर पर आपके सामने चालाकी करना मुश्किल होता, यह क्या मजाक है दिशा, मोहन ने भड़कते हुए कहा। तभी दिशा अपने भाई को जोरदार तमाचा लगाकर बोली, रुको भैया, शुरू से बताती हूँ। वह सारी सच्चाई बताने लगती है कि आखिर गौरी और दिशा यहाँ पर किस लिए आई थी, वह क्यों अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम करना चाहती थी, इसके पीछे उनका असली मकसद क्या था। दिशा ने कहा, भाभी आपको याद है उस दिन जब जय माँ को जबरदस्ती मैगी खिला रहा था, उसी समय आपसे मैंने कुछ देर पहले फोन पर बात की थी। आपने सोचा फोन कट गया है, लेकिन फोन कटा नहीं था। मैंने सारी बातें सब कुछ सुन लिया था। वह मोबाइल जय अपने पास लिए हुए था और मैगी खाने में व्यस्त था। शायद ये जय की गलती थी या भगवान की कोई लीला, ये तो कहे नहीं कह सकती। पर उस दिन जब माँ को भाभी सिर्फ एक चम्मच मैगी खाने के लिए पीट रही थी, मैंने सब कुछ सुन लिया और समझ लिया। मुझे उसी दिन ये पता चल गया था कि माँ के साथ आप कैसा बर्ताव करती हैं। फिर मैंने तुरंत गौरी से बात की और ये प्लान बनाया कि किस तरह आपको सबक सिखाया जाए। दिशा ने कहा, हम चाहते तो कब का आकर तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा सकते थे, पर उसमें मजा नहीं आता जो आज आया है। भैया तुम्हें क्या लगा, अचानक से आकर हमने यूं ही प्रॉपर्टी की बात छेड़ी? नहीं, हम चाहते थे कि पहले आपसे सब कुछ छीन कर माँ के नाम कर दें, फिर आप लोगों को भी आपके ससुराल भेज देंगे। उसी दिन की बात और मारपीट की आवाज़ गौरी को फोन में रिकॉर्ड थी और आज की मारपीट की वीडियो मेरे फोन में रिकॉर्ड है, जो तुम दोनों को जेल भिजवाने के लिए काफ़ी है। गौरी ने आगे कहा, जब मैं और दीदी बाजार गए थे तो तभी एक कैमरा यहाँ घर के एक कोने में लगा कर गए थे। हमें अच्छे से पता था कि हमारे जाते ही भाभी माँ के साथ फिर से माँ पर अत्याचार करेगी। क्या सच में? अपनी बेटी की बात सुनकर प्रेमा जी ने कहा, क्या सच में ये लोग अब मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे? प्रेमा जी ने आंखों से अपनी बेटी से पूछा। हाँ माँ, अब आप पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। अगर किसी ने भी आपको गलती से छुआ भी तो उसका हाथ तोड़कर उसके हाथ में दे देंगे हम। प्रेमा जी बोली, जानती है बेटा, जब बहू मारती है ना तो 2 दिन तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती।
कभी कभी तो दर्द से चक्कर भी हो जाते हैं। ये कहकर प्रेमा जी अपने आंसुओं को पोंछने लगती हैं और अपनी हकलाती आवाज में कहती हैं, बचपन में मैं जब तुम लोगों को मारती थी और अगर उसके निशान पड़ जाते थे तो मेरा दिल रोता था, और आज अपनी बूढ़ी लाचार माँ को पीट कर इतने निशान दिए कि मैं दर्द से पूरी रात कराहती हूँ, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मार के शरीर पर इतने निशान देखकर दोनों बेटियों की आंखें भर आईं। माँ, क्यों आपने इस बारे में हमें कभी क्यों नहीं बताया? क्यों इसके अत्याचार सहती रही? गौरी ने कहा। तो प्रेमा जी बोली, डर लगता था बेटा, इसके मारने से, और बहू की मार तो मैं फिर से भी सह लेती, पर उस दिन मोहन ने जब मुझे मारा था ना, तो मुझे अपनी हड्डियां चटकने की आवाज भी आ रही थी। पता है बेटा, कपड़े धोने की लकड़ी की कुटनी से ही तेरे भैया ने मुझे कपड़ों की तरह धो दिया था। इतना मारा कि मेरे शरीर में इतने घाव हो गए कि गिनने में भी नहीं आ रहे थे। तेरे भैया ने मेरे शरीर पर भी, सिर पर भी मारा था, तब भी मैं नहीं मरी। बेटियों ने कहा, माँ, आपकी हर चोट का हिसाब होगा। इन्हें तो अब सजा हम दिलवाएंगे। अब हर कोई बेटा बहू अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा करने के बारे में 1000 बार सोचेंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रीना ने डरते हुए दरवाजा खोला तो सामने पुलिस को देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ले जाओ इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को। इन दोनों ने हमारी माँ के साथ बहुत जुल्म किया है। हम इसके खिलाफ सबूत पीछे से लाते हैं, गौरी ने जोश में आकर कहा। गौरी और दिशा ने इंस्पेक्टर साहब को सारे सबूत दिखा दिए कि कैसे उसके भैया भाभी उसकी माँ पर अत्याचार करते थे और अपने भाई भाभी को 5 साल की सजा दिलवाई। दिशा बोली, माँ, अब आप आराम से यहाँ रह सकती हैं, पर इस उम्र में अकेली आप कैसे रहेंगी? आप हमारे साथ चलिए, अब आप हमारे साथ रहना। दिशा की बात सुनकर के उसकी माँ प्रेमा जी ने कहा, बेटा, जब ये बूढ़ी हड्डियाँ इतनी मार खा सकती हैं तो अकेली भी रह सकती हैं। मुझे अपनी आज़ादी महसूस करने दो। आज से मैं अपने कमरे में सोऊंगी। बेटा, तुम लोगों ने तो मुझे बचा लिया, लेकिन ना जाने मुझे जैसे कितने बूढ़े होंगे जिनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया है जिससे तुम लोगों को भी मेरी चिंता नहीं रहेगी। मैं चाहती हूँ इस घर को एक वृद्ध आश्रम में बदल दिया जाए। जो बच्चे अपने माँ बाप के संग बुरा सलूक करते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं, यह उनका आशियाना बने। दिशा और गौरी माँ की बातों को सुनकर खुश हो जाती हैं। बेटा, मुझे भी मेरे जैसे सताए हुए लोगों के साथ दुख बांटने का मौका मिलेगा। भगवान ने आज मुझे तो बचा लिया, लेकिन ना जाने कितनी माँ हैं, कितने पिता हैं, अब भी अपनी बहू बेटे के अत्याचार को सह रहे हैं और भिखारी के जैसे रोड पर भटक रहे हैं। माँ की बात सुनकर गौरी और दिशा ने उसे घर को एक वृद्धाश्रम में तब्दील कर दिया और बाहर दरवाजे पर अब बड़े बड़े अक्षरों में एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, बच्चों के सताए हुए बूढ़े माँ बाप का आशियाना। प्रेमा जी उस बोर्ड को देखकर एकदम बच्चों के जैसे हरकत करने लगी, जिसे देखकर दिशा और गौरी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों बेटियों ने अपने माँ के लिए एक काम वाली बाई रख दी ताकि वह हर समय माँ के साथ रहे और उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा महसूस ना हो। धीरे धीरे करके 5 साल निकल गए और प्रेमा जी का वह आशियाना बच्चों के सताए हुए माँ बाप से भर गया। रीना और मोहन जेल से छूटकर दोबारा माँ से माफी मांगने पहुंचे तो प्रेमा जी ने उन्हें माफ नहीं किया और धक्के मारकर घर से निकाल दिया, ये कहकर कि आज से बेटा मेरे लिए तुम लोग मर चुके हो। दोनों वहां से सर झुकाए चले गए और दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उधर प्रेमा जी अपने घर में आराम से अपने ही जैसे सताए हुए बूढ़े माँ बाप के संग रह रही हैं और दोनों बेटियां समय पर आकर उस वृद्धाश्रम की देखरेख करती थीं और इस तरह प्रेमा जी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थीं। और उधर दूसरी ओर मोहन और रीना अपनी
जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और जब वह शादी लायक हुआ तो उसकी शादी की, लेकिन उनकी बहू को वह दोनों फूटी आंख नहीं सुहाते थे। मोहन और रीना का घर में रहना उनकी बहू को पसंद नहीं था। वह उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। अब तो उसने अपने पति को यानी रीना और मोहन के बेटे को भड़का कर अपनी तरफ कर लिया था और बेटा भी अपने माँ बाप से दूर रहता था। एक दिन रीना की बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना है। तब उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। कुछ समय बाद उसने माँ बाप से कहा, आज मैं आपको चलो घुमा कर लाता हूँ। मोहन और रीना ने सोचा कि बेटा और बहू हमें घुमाने के लिए ले जा रहे हैं और खुशी खुशी तैयार होकर अपने बेटे और बहू के साथ चले जाते हैं। अब उनका बेटा उन दोनों को एक पार्क में बिठाकर चले आते हैं और कहते हैं कि आप दोनों बैठो, हम कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। बैठे बैठे मोहन और रीना को 2-3 घंटे हो जाते हैं। वह अपने बेटे बहू का रास्ता देखते हैं लेकिन वह नहीं आते हैं। अब सुबह से शाम हो गई लेकिन बेटा और बहू नहीं आए। तब वहां पर एक आदमी आया जो एक समाज सेवक था। वहां उन्हें देखकर उनसे पूछता है कि आप रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। तब वह सब बात उसको बता देते हैं। यह सुनकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि उनके बेटा बहू ने उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है। तब उन्होंने उनसे कहा, आप मेरे साथ चलिए। वह आदमी उन दोनों को एक वृद्ध आश्रम में ले जाता है और कहता है कि अंकल आंटी, आज से आप दोनों इसी वृद्धाश्रम में रहिए। आज से आप दोनों का यही घर है। जब मोहन और रीना वृद्धाश्रम को देखते हैं तो वह फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि वह वृद्धाश्रम उनके माँ बाप का था, जिस घर में उन्होंने अपनी माँ के साथ गलत बर्ताव किया था। आज वही उन्हें सूद समेत वापस मिल रहा था। आज उनके बेटा और बहू उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। तब से उन दोनों ने पूरी जिंदगी वहीं पर बिता दी। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, जो जैसा कर्म करता है उसे आगे चलकर वैसा ही फल मिलता है। जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी। तो दोस्तों, सभी अपने अपने माता पिता की सेवा करें और ऐसा कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ ना करे। ऐसे बच्चों के होने से तो ना होना ही बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।